शाहरुख खान, गौरी खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में एक केस दर्ज कराया है। वानखेड़े ने आने वाली एक वेब सीरीज जो शुरू हुई है उसमें गलत छवि प्रस्तुत कराने का आरोप है। वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। देखिए किसके खिलाफ केस है। शाहरुख खान, गौरी खान, रेड चिलीज जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है और ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस पर ये वेब सीरीज दिखाई जा रही है उस पर ये केस दर्ज कराया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये वेब सीरीज आर्यन खान ने डायरेक्ट की है। शाहरुख और आर्यन से वानखेड़े का पुराना विवाद है क्योंकि ड्रग केस में जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, समीर वानखेड़े ने आर्यन को गिरफ्तार किया था और फिर उस मुद्दे पर एक बड़ा विवाद हुआ था। 2 अक्टूबर 2021 को क्रूज पर आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी का इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का सबूत होने का दावा था और इस वजह से इस क्रूज पर छापेमारी की गई थी जहां से आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी। जांच के बाद मई 2022 में आर्यन पर आरोप साबित नहीं हुए थे। वानखेड़े पर आर्यन को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर एक वेब सीरीज बनाई गई है जिसे डायरेक्ट खुद आर्यन खान ने किया है और उसमें एक अधिकारी को दिखाया गया है जिसको लेकर वानखेड़े का यह दावा है कि उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है इस सीरीज में, जिसे प्रोड्यूस रेड चिलीज ने किया है। इसी मुद्दे को लेकर अब वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और यहां पर केस दर्ज कराया है। एनसीबी का इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का सबूत होने का दावा उस समय आर्यन खान पर लगा था, लेकिन आर्यन खान को तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया था। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये जो सीरीज है उसमें एक किरदार ऐसा दिखाया गया, ये दावा है वानखेड़े का कि उनकी छवि को खराब करने के लिए दिखाया गया। इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया रेड चिलीज की तरफ से या शाहरुख के तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से आई है? देखिए सुमेरा, इसमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। हालांकि समीर वानखेड़े का साफ तौर पर ये कहना है कि जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं उनकी छवि को जो है धूमिल करने की कोशिश किया गया है और इसमें जिस तरीके के उसने साइंस किए हैं, जिस तरह से उसने अपने मिडिल फिंगर को दिखाया है, वो कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए ये अपमान है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 का। और इसके अलावा जो उनकी प्रतिभा को मलिन करने की कोशिश की गई है तो मानहानि का भी दावा उन्होंने इसमें ठोका हुआ है। 2 करोड़ रुपए का उनका कहना है कि ये 2 करोड़ रुपए टाटा जो कैंसर अस्पताल है उसको दिया जाए, लेकिन ये जो फिल्म है, इसके सीरीज है, इसके प्रदर्शन को रोका जाए और इसमें जो ऑब्जेक्शनेबल जो सीन है और जिस तरह से एजेंसियों की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, इन तमाम चीजों पर तुरंत रोक लगाई जाए, ऐसा ये अपील में कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया जयप्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने इन 60 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए अपनी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। जानकारी के मुताबिक अब आर्थिक अपराध शाखा शिल्पा शेट्टी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम सामने आने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि 15 करोड़ रुपए किस खर्च या विज्ञापन के एवज में दिए गए। जांच एजेंसी भी इस सवाल का जवाब चाहती है। दरअसल राज कुंद्रा पर कारोबारी दीपक कोठारी की शिकायत पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा को बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर यह रकम दी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल बिजनेस में ना कर निजी खर्चों में कर लिया गया। इस मामले में राज कुंद्रा से कई बार पूछताछ हो चुकी है। स्वामी चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन क्या है? पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से चैतन्यानंद का कौन सा राज पता चला है? देखिए चैतन्यानंद के काले साम्राज्य का सबसे बड़ा पर्दाफाश। कहां है स्वामी चैतन्यानंद? बाबा की आखिरी लोकेशन क्या थी? आखिर कहां छिपा है चैतन्यानंद? उसकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। इस बीच उसकी आखिरी लोकेशन पुलिस को मिल गई है। चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा है।
दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की तलाश में कई लोकेशन खंगाली हैं। पुलिस को शक है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। इस दौरान बाबा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने से भी बच रहा है। पुलिस ने अभियुक्त चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। तो पुलिस अब टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि चैतन्यानंद ने न सिर्फ छात्राओं का शोषण किया, बल्कि संस्थान की प्रॉपर्टी को भी अपने कब्जे में लेकर प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दिया। किराए से मिली रकम से लग्जरी गाड़ियां खरीदी। चैतन्यानंद के मोबाइल पर इंस्टीट्यूट और हॉस्टल के सीसीटीवी और सर्विलांस कैमरों का एक्सेस भी था। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। तो अब मठ की जमीन पर बने हॉस्टल का भी पर्दाफाश हुआ है। देखिए चैतन्यानंद से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट क्या है। चैतन्यानंद के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अभियुक्त बाबा लंबे समय से छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर पापी के पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। चैतन्यानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी काली दुनिया का राज सबके सामने आ गया है। बाबा के वीवीआईपी खेल का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों ने बताया कि मठ की जमीन पर बने हॉस्टल में 75 लड़कियों के रुकने का इंतजाम है। मौजूदा समय में हॉस्टल खाली है। सभी लड़कियां वापस अपने घर जा चुकी है। तो दिल्ली पुलिस उस BMW कार की तलाश कर रही है जिस कार का जिक्र पीड़ित छात्राओं ने FIR में किया है। ये भी पता चला है कि चैतन्यानंद ने मठ के कमरे में वीवीआईपी शख्सियतों के साथ अपनी फर्जी तस्वीर लगाई थी। इन फर्जी फोटो का मकसद संस्थान और मठ में अपना रुतबा बढ़ाना था। वहीं पता चला है कि चैतन्यानंद ने किताबें भी लिखी हैं। ये किताबें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इन किताबों में चैतन्यानंद ने अपना एक परिचय भी दिया है। इन किताबों को बाबा ने बड़ी बड़ी हस्तियों से प्रमोट कराने का दावा किया है। पुलिस अब चैतन्यानंद केस के हर एंगल की तफ्तीश कर रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके। यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद को लेकर स्थानीय लोगों ने एक नया दावा किया है। चैतन्यानंद ने महापाप के लिए आश्रम में बना रखा था तहखाना। आप भी सुनिए TV9 पर यह सबसे बड़ी गवाही। वो मतलब आगे जहाँ स्वामी जो अपने आप को बोलते हैं वो अंदर बैठते थे और लोग उनका एक खौफ सा बना रखा था। और उनका ऐसा था वो खौफ के मतलब लोग मतलब उनका नाम से एक डरते थे। उनका इस तरीके से वो था क्योंकि लोग उनसे मतलब पास जाने से डरते थे। उस तहखाने के बारे में जानना चाहूँगा, कभी आप तहखाने में गए हैं वहाँ पर? मैं तहखाने में नहीं जा पाया। आपसे सच पता है कि उसमें अलाउड ही नहीं करते थे ना वहाँ पे। वहाँ पे क्योंकि वो खुद ही रहते थे उसमें। तो वो पर्सनल किसी को जब इम्पोर्टेंट है तो उन बंदे को ही मिलता था जाने। मतलब वो जिनको बुलाते थे वही अंदर एंट्री कर सकते थे। हाँ जी। उसके अलावा आपने कुछ और जाना हो यहाँ पर कि जी जिस तरह से लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि छेड़खानी करते थे, शोषण करते थे, इसके बारे में क्या पता लगा? जी शोषण तो ये बात सही है, शोषण तो किया है उन्होंने। ये आप पहले की उनकी जो अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ करोगे उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा कि अपने आप को एक VIP मतलब सुपीरियर दिखा के, जैसे आपने गाड़ी के बारे में सुना कि गाड़ी उनकी नंबर प्लेट वो UN की लगा के सब फेक रहता है उनका। हर चीज़ फेक थी, हर चीज़। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध मदरसे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और 40 नाबालिग छात्राओं को मदरसे से बरामद किया गया है। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई तो लंबे वक्त से चल रही है। आए दिन अवैध मदरसों पर प्रशासन का या तो बुलडोजर चलता है या अवैध मदरसों पर रेड की जा रही है। वहीं इस बार यूपी के बहराइच में भी अवैध मदरसे पर प्रशासन ने छापा मारा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ रेड के दौरान मदरसे से 40 नाबालिग छात्राएं बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि कई छात्राएं तो मदरसे के शौचालय में बंद मिली। दरअसल पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टीम को अवैध मदरसे की जानकारी मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो मदरसे के संचालक खलील अहमद ने अधिकारियों को एंट्री करने से रोका। काफी जद्दोजहद के बाद जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो वहां 40 नाबालिग छात्राएं बरामद हुई, जिन्हें अलग अलग कमरों में रखा गया था। तो कुछ छात्राओं को शौचालय में भी बंद करके रखा गया था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और उनका संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह की गतिविधि और कहीं भी पाई गई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। अब इन दोनों राज्यों के लिए पार्टी ने चुनाव प्रभारियों का भी ऐलान किया है। डिटेल में रिपोर्ट देखिए। बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बीच बीजेपी की तैयारियां जारी हैं। बीजेपी ने इन राज्यों के लिए अब चुनाव प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है, तो यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
CR पाटिल भी बिहार में सह प्रभारी की भूमिका निभाएंगे, तो पश्चिम बंगाल के लिए भूपेंद्र यादव को चुनावी प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। ममता बनर्जी के गढ़ में बिप्लब देव सह प्रभारी के तौर पर बीजेपी की रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी विजयंत जय पांडा को बनाया गया है, तो सह प्रभारी के तौर पर मुरलीधर मोहोल को नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई टीम बेहद अहम है। धर्मेंद्र प्रधान ने इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी और बिहार में भी उनसे पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बार भी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, तो प्रशांत किशोर की पार्टी पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं। बिहार का चुनावी प्रभारी बनाए जाने पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सफल नेतृत्व पिछले 20 सालों में वहाँ हम दायित्व में हैं, एनडीए की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सहयोग, दूरदृष्टि और उनकी नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व दोनों मिलकर बिहार में फिर लोगों ने हमको सेवा करने का अवसर देंगे, यह हमारा स्पष्ट विश्वास है। बीजेपी ने आज से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 90 दिनों तक चलेगा। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम को आगे बढ़ाने के मकसद से बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के जरिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, घरेलू प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। 25 सितंबर से यह अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए बीजेपी ने बुकलेट, पैम्पलेट, बैनर वगैरह तैयार किए हैं, जो गांव-गांव तक पहुंचाए जाएंगे। पूरे देश में 1000 स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। लोगों तक पहुंचने के लिए 500 से ज्यादा संकल्प रथ का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हजारों सम्मेलन, गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। दुकानदारों को स्वदेशी बिक्री सम्मान पत्र दिए जाएंगे। स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्वदेशी संदेश का कप, टी शर्ट, पेन, डायरी बांटे जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने हर घर पर स्वदेशी स्टिकर चिपकाने का संकल्प लिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमें वो चीज खरीदनी चाहिए जो स्वदेशी है और जिसमें देश के बेटे बेटियों ने पसीना बहाए। और राजस्थान में पीएम मोदी ने आज 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उन्होंने बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस राज में करोड़ों घर अंधेरे में थे। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों में धार्मिक पोस्टर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने असदुद्दीन ओवैसी से इसको लेकर सवाल पूछे, आइए सुनते हैं। आजकल आपने देखा होगा जगह जगह एक अलग ही तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कुछ लोग आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर सड़कों पर निकल आए हैं और उसके जवाब में अब आई लव महादेव, आई लव महाकाल वाले पोस्टर, बैनर भी छापे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार तक ये जो प्रोटेस्ट है ये आने वाले वक्त में पहुंच सकता है? कुछ चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है, या फिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसे आप कैसी नजर से देखेंगे? ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर कोई पोस्टर निकालता है अपनी आस्था की बुनियाद पर जिसमें कोई अनलॉफुल काम या वायलेंस की तरगीब या वायलेंस को इनकरेज नहीं किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही लॉफुल है।
अगर कोई लोग, जैसा आपने कहा कि फलां पोस्टर निकाले, बहुत अच्छा है। लोग प्रधानमंत्री की बर्थडे की विशेष पे पोस्टर निकाले, किसको तकलीफ नहीं हुई। कोई लोग निकालेंगे पोस्टर किसी इंडिया अलायंस के लीडर का कि आई लव यू। भाई लव्स क्या, वर्ड क्या इस्तेमाल, लव इस्तेमाल हो रहा है, हेट तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और समीर साहब, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए, अगर हम मुसलमान हैं इसलिए मुसलमान हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मानो जो ज़मीन आसमान का खालिक है। अगर हम मुसलमान हैं इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हमको बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमको प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि तुम मुझे सारी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझे चाहो, ये तो मेरे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो आपको तकलीफ़ क्या हो रही है, और कौन से सेक्शन में बुक कर रहे हैं उनको आप? क्या कोई कह रहा है कि वायलेंस करो? भाई प्रधानमंत्री को अगर लिखेगा आई लव मोदी तो अलाउड है, आई लव कोई दूसरे लीडर का नाम अलाउड है। और जिसके नाम का सदका आप और हम खाते हैं और वो लव लिखेंगे तो तकलीफ क्यों हो रही है? आर्टिकल 25 का ख़त्म हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक बड़ी खबर है, दिल्ली से है। दिल्ली में 7 से 9 अक्टूबर के बीच होगी कृत्रिम बारिश, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने TV9 भारतवर्ष से कहा है, अक्टूबर नवंबर में कृत्रिम बारिश की इजाजत मिली है और सेना के विमान कृत्रिम बारिश के लिए हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। 100 किलोमीटर के रेडियस में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। IIT कानपुर को 3 करोड़ 20 लाख का भुगतान इस पर किया जाएगा, जिससे कृत्रिम बारिश के 5 ट्रायल होंगे। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, खासकर सर्दियों के मौसम में। सालों से चर्चा चली आ रही थी, योजना बनी थी कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। अब ये जो योजना है वो अमली जामा पहनने की तरफ बढ़ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा जी हमारे साथ हैं। सिरसा जी, आपके हाथ में क्या है, तो दिखा दीजिए आज। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, MOU बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और द IIT कानपुर। ये दोनों के बीच में आज एक जो MOU साइन हुआ है, इस अकरारनामे के मुताबिक 5 ट्रायल जो है IIT कानपुर करेगा क्लाउड सीडिंग के लिए, और इसके माध्यम से हमें 2 महीने का परमिशन भी DGCA से मिल गया है। DGCA ने अक्टूबर और नवंबर की ओपन परमिशन दी है। हमने पहली ट्रायल के लिए जो लिखा है, ये हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो कि 7 से 9 के बीच में करने का प्लान कर रहे हैं। ये ट्रायल जो है हिंडन एयरपोर्ट से किया जाएगा। सेस्ना एयरक्राफ्ट जो उसके माध्यम से किया जाएगा, ये स्पेशली डिजाइन किया गया इस पर्पस के लिए, स्पेशली पायलट्स को भी ट्रेंड किया गया इस पर्पस के लिए। दायरा भी निर्धारित है, कितने एरिया में होगा? 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होगा, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और इसके लिए स्पेशली जो पायलट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में NDA सम्मेलन के दौरान हंगामा हो गया। 2 नेताओं के बीच विवाद के बाद दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। हंगामा, मारपीट और कुर्सियां फेंकने की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां गायघाट के जारंग उच्च विद्यालय में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मामूली विवाद ने भीषण रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही JDU नेता प्रभात किरण और LJP नेता कोमल सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों के समर्थक आपस में उलझ गए और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पहले दोनों नेताओं के बीच धक्का मुक्की के बाद कुर्सियां चलने लगी। कुर्सी चलते ही लोग स्कूल परिसर से बाहर भागने लगे। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू में करने के लिए काफी देर तक लाठियां भाजी। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA की ओर से विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं, लेकिन कई सभाओं में इस तरह के हंगामे और मारपीट की खबरें भी सामने आ रही हैं। और सिद्धार्थनगर में नवरात्रि में माता दुर्गा और हनुमान जी का मंदिर बुलडोजर से गिराए जाने के बाद बवाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चलने पर हंगामा मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने ना तो कोई पूर्व सूचना दी और ना ही धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया। VHP, बजरंग दल और RSS के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। घटना से नाराज BJP सांसद जगदम्बिका पाल ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की। मंदिर तो स्थापित ही होगा, और जिस तरह से लोगों ने तोड़ा है और प्रशासन ने तोड़ा, सबसे बड़ी बात है प्रशासन मुंह दर्शक बना। सवेरे से जनता खड़ी है, DM SP यहाँ आ नहीं रहे। लगता है DM SP यहाँ के मालिक है, जनता के
प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं, इतने लोग भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि इस जिले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए। प्रशासन भी अब मंदिर दोबारा स्थापित करने की बात कह रहा है। तो क्या उसके आसपास कहीं पे उसको स्थापित करने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे, और जो सम्मान मिलना चाहिए देवी जी का, उतना सम्मान हम लोग देंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर आजम खान के होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स के जरिए शायराना अंदाज में आजम खान की वापसी का संदेश दिया गया है। अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए और उनकी वापसी के साथ ही अब उनके होर्डिंग बैनर की भी वापसी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के आसपास होने लगी है। हम आपको लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगी हुई एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें शायराना अंदाज में आजम खान की रिहाई का स्वागत किया गया है और इसमें उनकी रिहाई को एक नई सुबह की पहचान बताया जा रहा है। हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान भी बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने टूंडला के परिषदीय स्कूल परिसर में आयोजित रामलीला के मंचन पर रोक लगा दी थी। फिरोजाबाद के टूंडला में रामलीला मंचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लगाई रोक को रद्द कर दिया और कहा कि समारोह जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आयोजकों ने लोगों की जीत बताया। लोगों का कहना है कि रामलीला का आयोजन पिछले 80 वर्षों से होता आ रहा है और इसे बंद कराना किसी भी तरह से उचित नहीं है। जो रामलीला में रोक लगाने की षड्यंत्र रचा था वो उनका नाकामयाब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर सभी नगर की जो जनता है, धर्म प्रेमी हमारे, आज बहुत खुशी है और खुशी की लहर है। अब रामलीला और भव्य तरीके से यहाँ पे की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 22 सितंबर को प्रशासन ने परिषदीय स्कूल में हो रहे रामलीला मंचन को रुकवा दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 18 दिनों तक रामलीला के मंचन से स्कूल की पढ़ाई प्रभावित होगी और बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में तेंदुए के दिखने से हड़कंप मच गया। लोगों में डर का माहौल है। ये लखनऊ के रिहायशी इलाके की तस्वीर है, जहां तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर तेंदुए की तस्वीर वायरल हो रही है। दावा है कि रात के अंधेरे में तेंदुए को आशियाना इलाके में घूमते देखा गया। इससे 2 दिन पहले कैंट इलाके में भी देर रात तेंदुए को देखा गया था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रात भर तेंदुए को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद दावा किया गया कि मोरिया टोला के पास तेंदुए को सड़क पर जाते हुए किसी ने देखा। अलग अलग इलाकों में तेंदुए के होने की जानकारी सामने आई है। हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित रहने और घर से अकेले बाहर न जाने की अपील की जा रही है। सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम इलाके में तैनात है और रात को लगातार गश्त की जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेंदुए की तस्वीर के साथ एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा, अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। और यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए के हमलों से लोग डरे हुए हैं। पिछले 15 दिनों में भेड़िए ने 8 हमले किए। जिस बच्ची को गोद में लेकर ग्रामीण भाग रहे हैं, इस बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया था। रात भर ढूंढने पर भी इस बच्ची को ढूंढा नहीं जा सका। सुबह में जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो बच्ची तो मिली, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वक्त गंवाए बिना ग्रामीण उसे अस्पताल ले जाने लगे। बच्ची को जल्दी से अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ लोग आगे चलते हुए रास्ता भी खाली कराते रहे। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। भेड़िए के हमले में बच्ची की जान चली गई। पिछले 2 हफ्तों में भेड़िया बहराइच में 8 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें ये बच्ची भी शामिल थी। वहीं हमले में घायल एक महिला और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अब ड्रोन कैमरों से भेड़िए की तलाश की जा रही है। साथ ही कई जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है। जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवती को कुख्यात बदमाश राजेंद्र चौरसिया ने स्कूटी से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि महिला बदमाश के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन विवाद के चलते उसने बदमाश को छोड़ दिया था। ये पूरा मामला देखिए। स्कूटी सवार व्यक्ति की महिला को जोरदार टक्कर मारने की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ कि महिला को व्यक्ति ने इस तरह टक्कर मार दी। दरअसल स्कूटी पर सवार ये व्यक्ति कुख्यात बदमाश राजेंद्र चौरसिया है और ये महिला इस बदमाश के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन बदमाश के साथ लगातार हो रहे विवाद के चलते महिला ने उसे छोड़ दिया था और अलग रहने लगी थी, जिसके बाद बदमाश युवती को लगातार परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था और उससे छेड़छाड़ करता था। घटना से पहले युवती जब अपने घर लौट रही थी तो बदमाश उसका पीछा कर रहा था। तंग आकर महिला ने उस पर पत्थर फेंका, जिससे नाराज होकर बदमाश राजेंद्र ने महिला को स्कूटी से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक बदमाश राजेंद्र चौरसिया पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और अब बात यूपी के हापुड़ की, जहां एक मरीज के पेट से स्टील का चम्मच, टूथब्रश और नोकदार पेन निकाले गए हैं। टेबल पर रखा यह सारा सामान एक मरीज के पेट से मिला है। हैरान कर देने वाला यह मामला हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल का है, जहां एक मरीज के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 नोकदार पेन मिले हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस शख्स को परिवार ने बुलंदशहर के नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिया था। इसका कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों के गलत व्यवहार के चलते गुस्से में वो सेंटर में रखे चम्मच, टूथब्रश और पेन निगल जाता था। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि कई बार पेट में रुकावट होती है, बंद लग जाता है और उल्टियाँ होती हैं। और चूंकि इसमें मेटेलिक फॉरेन बॉडी भी थी और जो चम्मच के कुछ हिस्से शार्प भी थे, तो एक डर ये रहता है कई बार ये आंख को भी रप्चर कर देती है। यानी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और दुश्मन के दुस्साहस का माकूल जवाब स्वदेशी हथियारों से देने पर पीएम मोदी का फोकस रहा है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी युद्धपोत बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नेवी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। खास बात यह है कि नौसेना हथियार और दूसरे उपकरणों के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता कम कर रही है। भारत के तमाम शिपयार्ड में इस समय स्वदेशी जहाज बनाने का अभियान जोरों पर है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत के अलग अलग शिपयार्ड में इस समय 54 जहाज निर्माण के अलग अलग चरण में है। 2030 तक सभी 54 जहाजों के भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। नौसेना ने 2035 तक 200 युद्धपोत और पनडुब्बियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। 2037 तक 237 युद्धपोत और पनडुब्बियों का लक्ष्य है। दिसंबर 2025 तक भारत 10 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत नौसेना में कमीशन करेगा। 1 जुलाई को भारत ने रूस निर्मित स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को कमीशन किया, जो विदेश से लिया गया आखिरी बड़ा युद्धपोत होगा। 6 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ को कमीशन किया जाएगा। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। कोलकाता के एक पंडाल में देवी दुर्गा इस बार 25 करोड़ रुपए के आभूषण पहने हुए नजर आएंगी। इन आभूषणों को 250 किलो सोने से बनाया गया है। रविशंकर दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार अनुमान लगाया था, पश्चिम बंगाल में ये दुर्गा पूजा हो रहा है, इस बार उसका टर्नओवर 74,000 करोड़ रुपया हो सकता है और वो चीज़ हकीकत होने जा रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। इस वक्त मैं हूँ सॉल्ट लेक का IB ब्लॉक में और मेरे सामने जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, इसका जो आभूषण है ये प्योर सोने की है और 25 करोड़ रुपया का ये जो आभूषण है आप देख सकते हैं। ओरिजिनल सोने से बना हुआ माँ दुर्गा का ये जो साज सजावट है 25 करोड़ की सोने से बना हुआ यह है। कहा जा रहा है 250 किलो सोना इसमें इस्तेमाल किया गया है। पूरा इसको तैयार करने में कितना समय लग सकता है इसको यूज़ करने में, ये अब इसको तैयार करने में ये आप समझ सकते हैं।